हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। पीजीटी एजुकेशन का सिलेबस जो है जी, एसएसबी पीजीटी एजुकेशन ओडिशा में ये एग्जाम होना है, यानी ओडिशा का स्टेट एग्जाम है ये, जहाँ पे पीजीटी एजुकेशन का पेपर होना है। ओके, तो ये सिलेबस मैंने आपको बोला था कि ठीक है मैं करवाने की कोशिश करती हूँ। तो उसी में पहला टॉपिक आज का हमारा रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। ऑल्दो सिर्फ उनके लिए जरूरी नहीं है, ये एजुकेशन में जो जो चीजें आप पढ़ते हैं, एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली सिलेबस तो नेट वाला ही है देखा जाए तो वो आपको रिवाइज हो जाएगा, कुछ ना कुछ एडिशन जो है आपको मिल जाएगा नए टॉपिक्स में, प्लस उसके साथ साथ जो और अदर नए टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो जो एजुकेशन में नेट दे रहे हैं वो भी सुन सकते हैं, ताकि एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो है उनके दिमाग में भी डेवलप हो जाए। बाकी सिलेबस वाइज जो है क्लास जो है ये फर्स्ट क्लास है, और इसमें पेपर 1 यूनिट 1 जो है शुरू करवा रही हूँ, कंटिन्यूटी में चलेंगे जैसे केवीएस का करवाया था वैसे ही। और पहला टॉपिक आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे सो इनकलकेट लर्निंग को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा इन क्लासेस को, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री में इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा फिलोसफी क्या होती है और सेपरेटली एजुकेशन क्या होता है। ओके, सो इन दोनों को पहले सेपरेटली जानते हैं और फिर इनके अंदर क्या रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिलोसॉफी, ये क्वेश्चन आने के चांसेस कई बार हो जाते हैं कि किस वर्ड से आया है। तो फिलोसफी वर्ड जो है वो दो ग्रीक वर्ड फिलो प्लस सोफिया, सो लव फॉर द लव ऑफ विजडम, या इसको नॉलेज भी कई बार बोल देते हैं, नॉलेज LEDG, ठीक है LEDGE। तो लव फॉर लव ऑफ विजडम, यानी आप विजडम के प्रति कुछ प्यार है आपका, आप कुछ जानना चाह रहे हैं। नॉलेज के लिए आप जो है इधर उधर घूम रहे हैं, ट्रुथ की सर्च में घूम रहे हैं, सो वो फिलोसफी का लिटरल मीनिंग रहेगा। तो ये ग्रीक वर्ड से आया है, ये बात याद रखिएगा। तो लिटरल मीनिंग की बात करें तो फिलोसफी क्या दिखा रही है कि जो फिलोसोफर है वो कॉन्स्टेंटली और जहां भी जा रहा है वहां वो एंगेज्ड है ट्रुथ की, सत्य की सर्च में, यानी विजडम की सर्च में जो है वो इंसान, उसको विजडम से प्यार है जो भी फिलोसोफर है, और वो कुछ ना कुछ नई चीज यहाँ पर ढूंढना चाह रहा है। ठीक है, अब जब हम फिलोसफी के मतलब की बात करते हैं, मीनिंग की बात करते हैं, तो कई बार इंडियन वेस्टर्न बहुत सारे फिलोसोफर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। इन सभी डेफिनेशंस में से अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हमें दो एम्फेसाइज्ड पॉइंट मिलेंगे। एक जो पॉइंट है वो बोलता है कि फिलोसफी जो है वो क्रिटिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, और दूसरा जो है वो उसके सिंथेटिक एस्पेक्ट के ऊपर फोकस कर रहा है। सो ये दो एस्पेक्ट जो है वो हमें थोड़े से आइडिया इनका होना चाहिए कि फिलोसफी बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि फिलोसफी एक क्रिटिकल मेथड है जब आप एक्सपीरियंस को अप्रोच करते हैं। मान लो आप कोई भी चीज करते हैं, सो इसमें आपको कंक्लूजन देखने को नहीं मिलेगा। हम फोकस किसके ऊपर करेंगे इसमें, उस अप्रोच के ऊपर कि क्या एक्सपीरियंस आपको हुआ है। कई बार ऐसे होता है ना कि आप अपने ग्रुप में बैठे हैं, फ्रेंड्स के ग्रुप में, और आप कुछ बोलते हैं और आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंड जो है वो भी क्या करे, कंक्लूजन, मतलब या तो आपकी साइड पे हो या नहीं हो। बट आपका फ्रेंड थोड़ा स्मार्ट होता है जो कि ना आपकी साइड बोल रहा है ना किसी दूसरे पॉइंट की तरफ बोल रहा है, वो कहीं ना कहीं मिडवे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये भी बात सही हो सकती है, ये अप्रोच भी सही हो सकता है, बात तो इसकी भी सही है, ऐसे वाली सिचुएशन। तो कई बार हम बोलते हैं ना कि बस ज्यादा फिलोसफी झाड़ने की जरूरत नहीं है। सो वही चीज है यहाँ पे कि जब फिलोसफी झाड़ रहा होता है कोई, तो वो क्रिटिकली उसकी तरफ अप्रोच कर रहा होता है कि कैसे वो चीज हुई है, ना कि डायरेक्ट जो है वो कंक्लूजन पे जंप कर जाना। सो ये क्रिटिकल मेथड है किसी भी एक्सपीरियंस जो आपने अनुभव किया है उसको अप्रोच करने का, उसकी तरफ एनालिसिस करने का। ओके, इसी से रिलेटेड डेफिनेशन देखते हैं। जैसे एडगर की डेफिनेशन है ब्राइटमैन की, फिलोसफी इज एसेंशियली अ स्पिरिट और मेथड ऑफ अप्रोचिंग द एक्सपीरियंस। सो आप अप्रोच कर रहे हैं एक्सपीरियंस को, रादर देन आप जो है उसका जो आपको एक्सपीरियंस हुआ उसकी वजह से आप कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, सो आप कंक्लूजन नहीं निकाल रहे हैं, एक क्रिटिकली आप उसके बारे में सोच रहे हैं। इट इज नॉट द स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ द कंक्लूजन। अगेन घुमा फिरा के क्लिफर्ड ने भी सेम बात बोली है कि आप कंक्लूजन के ऊपर जंप नहीं
कर रहे हैं, बट ये मेथड है जिसके थ्रू आप जो है एक फिलोसॉफिकल अपना जो एस्पेक्ट है वो डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये तो हो गया क्रिटिकल एस्पेक्ट। दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिवली सिंथेटिक साइंस या सिंथेटिक एस्पेक्ट भी है फिलोसफी का, जिसमें मतलब जैसे साइंस में बहुत सारी थियरीज होती है ना, फिर हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, यहां पर भी फिलोसफी में भी साइंस की तरह बहुत सारी थियरीज होती हैं जो कि हमें एक सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन की तरफ पहुंचाती हैं कि भाई ये चीज हो रही है, ये हो रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये ए वाली बात जो है वो सही है। ठीक है, सो वो एक सिस्टमैटिक जो है रिफ्लेक्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि फिलोसफी जो है वो कॉम्प्रीहेंड कर रहा है चीजों को सिंथेटिक साइंस की तरह। मतलब एक्सपेरिमेंटल साइंस नहीं है ये, हम करके नहीं देख रहे हैं कोई चीज, पर हमारे जो विचार हैं उनके तरीकों, उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से लगा के फिर हम किसी एक पॉइंट पे पहुंच रहे हैं कि हाँ, इनकी वजह से हम ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, सो ये दो एस्पेक्ट जो है फिलोसफी के, ये आपको पता होने चाहिए थोड़ा सा। ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, कंप्लीटली फिलोसफिकल ही टॉपिक है ये भी, देखा जाए तो ऑब्वियसली फिलोसफी की बात कर रहे हैं। सो आपको ये टर्म्स जो है, ब्रांचेस जो है फिलोसफी की, ये जरूर पता होनी चाहिए। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि एपिस्टेमोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, या मेटाफिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, एक्सियोलॉजी का क्या मतलब होता है। सो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने के चांसेस इस टॉपिक से बढ़ जाते हैं। तो एक बार ये जो एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और मेटाफिजिक्स की फर्दर ब्रांचेस हैं, सो एक बार इन सारी जो ब्रांचेस हैं फिलोसफी की, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी, आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस ऑफ नोइंग के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब आप नॉलेज की सर्च में हैं, आपको नॉलेज कैसे मिलेगी, क्या प्रोसेस रहेगा। सो वो जो सर्च आप कर रहे हैं, उस सर्च की जब बात हो रही हो तो वो एपिस्टेमोलॉजी वाली ब्रांच है। ओके, ये जो ब्रांच है, ये जो सर्च की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत क्रिटिकल सर्च है, क्योंकि पहली प्रॉब्लम ही यहां पर ये निकलती है कि नेचर क्या होगा नॉलेज का, उसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, नॉलेज होगी कैसी। तो इसीलिए ये जो एपिस्टेमोलॉजी है, इसको मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच ऑफ फिलोसफी भी बोलते हैं, क्योंकि ये फिलोसफिकल ट्रुथ, फॉल्सहुड, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, लिमिट ऑफ द नॉलेज, नेचर क्या होगा नॉलेज का, या नॉलेज कौन प्राप्त कर रहा है, कहां से प्राप्त कर रहा है, तो ये उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। यानी कि प्रोसेस ऑफ नोइंग, कि आप जो सर्च में है ना नॉलेज की, उसको जानने वाला जो मतलब सर्च कर रहे हैं तो प्रोसेस ही है ना कोई ना कोई। सो प्रोसेस ऑफ नोइंग वर्ड आप याद रख सकते हैं। आपको क्वेश्चन जो है आपका इस वर्ड से भी सोल्व हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको एस्पेक्ट दिखेगा आपके आंसर्स में। सो एपिस्टेमोलॉजी में क्या है, आप नॉलेज की सर्च में है। मेटाफिजिक्स में क्या है, ये एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, रियलिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, रियलिटी और एसेंस, की जो चीज एग्जिस्ट करती है, तो वो जो मटीरियलिस्टिक चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं उनकी आप बात कर सकते हैं, बेसिकली जो एग्जिस्ट करता है। ओके, सो ये जो एरिया ऑफ फिलोसफी है, ये डील करता है नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ट्रूथ एंड नॉलेज, की जो चीजें हैं एग्जिस्ट कर रही हैं, ट्रूथ है, नॉलेज है, उसका नेचर क्या होगा, रियलिटी क्या होगी। सो ये बात याद रखिएगा। ओके, इसकी फर्दर जो है ब्रांचेस हैं कॉस्मोगोनी, कॉस्मोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, फिलोसफी ऑफ सेल्फ एंड एस्कैटोलॉजी। तो एक बार इनका मतलब देखते हैं। कॉस्मोगोनी मतलब स्टडी ऑफ क्रिएशन, कि संसार, जब ये क्वेश्चन हम सोचते हैं ना कि संसार जो है वो किसने बनाया, कैसे बना, ठीक है, मतलब इसको क्रिएट करने वाला कौन है, क्यों बनाया, किस पर्पस से बनाया, ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीके जो क्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इंसान को किसने बनाया, हु क्रिएटेड द वर्ल्ड, कैसे बना, तो वो कॉस्मोगोनी में आएंगी चीजें। ठीक है, जो कॉस्मोलॉजी है उसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है कि जो वर्ल्ड है क्या वो एक ही है या बहुत सारे हैं। ठीक है, और इज इट बोथ वन एंड मैनी, या फिर दोनों है कि कहीं पे एक है कहीं पे बहुत सारे हैं। सो वो चीज जो ये वाला जो मेन क्वेश्चन है कि क्या संसार एक ही है या बहुत सारे हैं, वो कॉस्मोलॉजी में आ जाएगा। ओके, कॉस्मोगोनी में कैसे हुई चीजें, यहां पे ये पूछ रहे हैं कि एक ही है या और भी हैं। ओके, ऑन्टोलॉजी में ये इट इज द स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। सो बिल्कुल जब आप रियलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि रियलिटी एक है, बहुत सारी हैं, इफ रियलिटी अगर बहुत सारी हैं तो उनमें क्या रिलेशनशिप है आपस में, तो ये सारे के सारे ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं। सो ऑन्टोलॉजी जो है वो अल्टीमेट रियलिटी की बात करते हैं कि सच क्या, रियलिटी क्या है। ठीक है, फिलोसफी ऑफ सेल्फ, जो सेल्फ के बारे में बात करें, खुद के बारे में। सो फिलोसफी ऑफ सेल्फ में क्या होगा, व्हाट इज सेल्फ, है क्या, उसका बॉडी के साथ क्या रिलेशन है, क्या ये बॉडी से ऊपर डिपेंड करता है सेल्फ या फ्री है, एक ही सेल्फ है या बहुत सारे सेल्फ हैं। तो ये जो सेल्फ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, वो फिलोसफी ऑफ सेल्फ में डील किए जाएंगे।
ठीक है। स्कैटोलॉजी मतलब कंडीशन जो आप मतलब कंडीशन ऑफ सोल की बात हो रही है कि मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होगा, संसार का क्या नेचर होगा। तो ये जो आफ्टर डेथ वाली चीजें हैं वो सारी की सारी स्कैटोलॉजी में डिस्कस की जाती हैं। ओके, तो ये सारी की सारी बातें, ये जो 5 ब्रांचेस थी ये मेटाफिजिक्स की ब्रांचेस थी, ये आप याद रखेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और आपको ये भी याद रखना है कि इनका मतलब क्या है। ओके, एक्सियोलॉजी नेक्स्ट ब्रांच है हमारी। एक्सियोलॉजी जो है वो वैल्यूज के बारे में स्टडी करती है, वैल्यू। और वैल्यू में क्या क्या आ गया, एथिक्स भी आ गए, ब्यूटी भी आ गई, देन लॉजिक भी आ गया। तो ये 3 ब्रांचेस जो हैं वो हमारी एक्सियोलॉजी की होगी। और एक्सियोलॉजी किस बारे में स्टडी करती है, वैल्यूज को स्टडी करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एपिस्टेमोलॉजी जो है वो किसकी, प्रोसेस ऑफ नोइंग की बात कर रहे हैं। देन मेटाफिजिक्स में हम एग्जिस्टेंस, रियलिटी, ट्रुथ, एसेंस इनकी बात कर रहे हैं। और उसकी फर्दर ब्रांचेस हैं उनमें किस बारे में बात हो रही है। तीसरा एक्सियोलॉजी जो है, एटलीस्ट ये 3 तो आपको डेफिनेटली पता हो, एक्सियोलॉजी जो है उसमें वैल्यूज को स्टडी किया जा रहा है। और वैल्यूज में भी एथिक्स, एस्थेटिक्स और लॉजिक स्टडीज ट्रुथ। ठीक है, तो एथिक्स में क्या आ जाएगा, जो राइट और मतलब रॉन्ग वाली जो स्थिति होती है कि एथिकली ये चीज सही है या गलत है, सो वो यहां डिस्कस हो रहा है। सो क्राइटेरिया क्या रहेगा किसी भी चीज का अच्छा या सही होने का, वो जो है एथिक्स में डिस्कस होगा। एस्थेटिक्स में डिस्कस होगा नेचर एंड क्राइटेरिया ऑफ ब्यूटी। ओके, तो ये इसके अंदर डिस्कस होगा। लॉजिक में डेफिनेटली जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें मेथड ऑफ जजमेंट क्या होगा, प्रोपोजिशन का टाइप क्या होगा, हाइपोथेसिस क्या है। सो आप कंक्लूजन में इसमें लॉजिक निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये चीज रैशनली फिट बैठ रही है, नहीं बैठ रही है। सो ये वैल्यूज को जो स्टडी कर रही है वो हो गया जी एक्सियोलॉजी। देन है फिलोसफी ऑफ साइंसेस, क्योंकि साइंसेस में भी मतलब जैसे हमने बोला ना कि फिलोसफी में भी हम क्या, सिंथेटिक साइंस तो है ही ना। तो जो ब्रांच फिलोसफी की फिलोसफिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड होती है, मतलब जो साइंस में अलग अलग कंक्लूजन्स हमें मिले हैं, अलग अलग थियरीज मिली हैं, पोस्टुलेट्स मिले हैं, क्या वो फिलोसफिकली सही हैं, वो चीज जब डिस्कस की जाए तो वो फिलोसफी हो जाएगी साइंस की। ओके, ऐसे ही सोशल साइंस की भी फिलोसफी होगी। अच्छा, फिलोसफी ऑफ साइंसेज में ना जैसे मान लो फिलोसफी ऑफ फिजिक्स आ गया, ठीक है, फिलोसफी ऑफ केमिस्ट्री आ गया, फिलोसफी ऑफ एनवायरमेंटल साइंस आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है। सो वो चीजें अभी तक इसलिए अलग से उनको ब्रांच नहीं बनाया गया है क्योंकि अभी तक उनके बारे में ज्यादा डिस्कशन और ज्यादा फिलोसफिकल रिसर्च नहीं हुआ है, इसलिए हम अलग से फिलोसफी ऑफ फिजिक्स कहीं नहीं सुनेंगे आप। ओके, जबकि आप फिलोसफी ऑफ सोशल साइंसेज में फिलोसफी ऑफ एजुकेशन सुनेंगे, सोशल फिलोसफी के बारे में सुनेंगे, पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में सुनेंगे। सो ये सारी की सारी फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस में आ जाएंगी, जिसमें सोशल लेवल पे जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड फिलोसफिकल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश है। ओके, तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में क्या होगा, जो स्पेसिफिकली हमारा सब्जेक्ट है, ये कंसर्न होती है विद द एम ऑफ एजुकेशन, कि बेसिक फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स क्या आएंगी जब हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। सोशल फिलोसफी, सोशल प्रोसेस, सोशल इंस्टीट्यूशन, उनके बारे में डिस्कस करती है। फिलोसफी ऑफ सोशल साइंसेज में फर्दर आ जाएंगी पॉलिटिकल फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ इकोनॉमिक्स। सो वही चीज है कि जब एजुकेशन से रिलेटेड बात हो रही है प्लस फिलोसफी के कनेक्शन में, सो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन हो गया। पॉलिटिक्स से बात हो, पॉलिटिकल चीजों से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड, आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड, वहां से रिलेटेड बात हो रही है तो पॉलिटिकल फिलोसफी हो गया। हिस्ट्री से रिलेटेड बात हो रही है तो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री हो गया। इकोनॉमिकल फील्ड के बारे में बात हो रही है फंडामेंटली तो वहां पे फिलोसफी ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, तो ये फर्दर ब्रांचेस हैं फिलोसफीज ऑफ साइंस, सोशल साइंसेस की। सिमेंटिक, सिमेंटिक अगर आप इंग्लिश मीनिंग भी देखेंगे इसका तो इट्स लाइक कि आप मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग वर्ड्स का। ठीक है, सो यहाँ पे भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच इन्होंने बोली अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी स्कूल ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म। इन्होंने बोला कि सिमेंटिक जो है वो किससे रिलेटेड कंसर्न है, विद द डिटर्मिनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में जो अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनके क्या क्या मीनिंग रहेंगे, तो उनका मीनिंग को डिटरमाइन करना सिमेंटिक वाले फील्ड में आ जाएगा। ओके, सो ये कुछ एक ब्रांचेस थी फिलोसफी की, एटलीस्ट ये आपको पता होनी चाहिए। अब फिलोसफी का नेचर क्या है, फिलोसफी का नेचर है कि वो मनुष्य को, मैन को समझने की कोशिश कर रही हैं इन रिलेशन टू होल यूनिवर्स। ओके, यानी नेचर से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड वो इंसान को, ह्यूमन बीइंग को समझने की कोशिश करना चाह रही हैं। ओके,
फिलोसफी जो है वो डील करती है ह्यूमन माइंड या उसकी पर्सनालिटी के नेचर से रिलेटेड, कि किस किस तरीके से आप चीज, क्योंकि फिलोसफी में तो सब कुछ दिमाग में ही है ना, आप सोचते रहते हैं चीजों के बारे में। सो फिलोसफी का नेचर क्या हो गया? इट इज अ सर्च फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ किसका? नेचर का, एंड अटेम्प्ट एट यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर ऑफ थिंग्स। तो जो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं उनके बारे में आप अटेम्प्ट कर रहे हैं कि यूनिवर्सल लेवल पे क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है। सो आप नेचर के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जो है वो फिलोसफी की हेल्प से चाह रहे हैं। अगर फंक्शंस की देखेंगे हम, फंक्शंस ऑफ फिलोसफी, तो बहुत सारे फंक्शन होंगे कि ये एनालिटिकल फंक्शन हो सकता है जहां पे हम एनालिसिस करते हैं बाकी चीजों का, आइडियाज से रिलेटेड, इश्यूज से रिलेटेड हम उनको एनालाइज करते हैं। स्पेक्युलेटिव नॉर्मेटिव फंक्शन हो जाएगा जब आपने कोई भी चीज देखी है, अब आप उसको स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि ये चीज सच में है भी या नहीं है, ठीक है, तो वो स्पेक्यूलेशंस जो है वो भी इसका नेचर हो गया। इंस्पिरेशनल फंक्शन हो गया इसका, क्योंकि एजुकेशनल प्रोसेस जो है वो कॉन्स्टेंटली इंस्पायर्ड रहता है फिलोसोफर्स से, यानी फिलोसफी से इनडायरेक्टली। ओके, तो वो इंस्पिरेशनल फंक्शन हो गया कि जो चीज फिलोसफी में हुई है उसी से इंस्पिरेशन लेके हम कुछ और स्टडी करना चाह रहे हैं। प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन हो गया जिसके अंदर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्या प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, ठीक है। तो फिलोसफी बहुत सारी चीजों के बारे में कंट्रीब्यूट करती है। फिलोसोफर्स जो हैं वो कई बार एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से, जो कि बहुत गलत बात है। तो प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन मतलब जहां पर कोई भी पॉलिसी बन रही है, कोई भी चीज हो रही है, वहां पे फिलोसोफर्स को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। ओके, सो वो बेटरमेंट के लिए हेल्प, वो मतलब बेसिकली हेल्प करेगा सारी चीजों में, और बेटर तरीके से फिलोसफी कंट्रीब्यूट कर पाएगी विद द हेल्प ऑफ फिलोसोफर्स। कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन, कोऑर्डिनेट करने का फंक्शन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना अभी तक, जैसे हमने फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री पढ़ा तो फिलोसफी और हिस्ट्री को कनेक्ट कर दिया। सो एक कोऑर्डिनेशन वाला काम जो है वो फिलोसफी कर रहेगा, वो सभी डिसिप्लिन्स के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करने की कोशिश कर रही है। ओके, देन बात आती है एजुकेशन की। सो एजुकेशन जो है वो लैटिन वर्ड से आया है और फिलोसफी जो था हमारा ग्रीक वर्ड से आया था, तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। लैटिन वर्ड एडुकेटम का मतलब होता है ट्रेन करना, E means inside, from inside, and duco, E and duco. Duco means to draw out या to lead out या to bring up. So overall conclusion ये निकल के आता है कि आप जो चीज करना चाह रहे हैं, ठीक है, to bring up या to lead out या to develop, यही मतलब रहेगा। तो educare, educier, educatum, E और duco ये सारे के सारे लैटिन वर्ड्स हैं जिससे एजुकेशन का मतलब निकल के आया है। अब एजुकेशन की मीनिंग की जब बात करते हैं ना, तो इनफैक्ट ये एमएड के सिलेबस में भी कई बार मिलता है कि एजुकेशन का नैरोअर मीनिंग क्या होगा और ब्रॉडर मीनिंग क्या होगा। सो एजुकेशन का नैरो सेंस में जो मीनिंग होगा वो ये है कि जो स्कूल में इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वही एजुकेशन है, यानी जो टीचर पढ़ा रहा है, सोसाइटी में मतलब बड़ों ने जो बातें बोल दी पहले से, जो स्ट्रक्चर्ड हैं चीजें और जो मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज किए जाते हैं पहले से, वो ही एजुकेशन है, उसी के बारे में बात हो रही है। टीचर जो है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रेडीमेड डोजेस ऑफ नॉलेज जो है वो बच्चे को दे दें, कि जो टीचर ने इंफॉर्मेशन दी वो बच्चे ने दिमाग में याद रख ली, एंड दैट्स इट, दैट इज एजुकेशन नैरो सेंस में। ओके, सो टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, चाइल्ड जो है उसका एक सब्सिडियरी रोल रहेगा कि साइड बाय साइड जो है, क्योंकि टीचर अगर पढ़ा रहा है कोई चीज, कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, तो वो किसके दिमाग में जाएगी? बच्चे के ही दिमाग में जाएगी ना। सो वो चीज यहाँ पे नैरो सेंस में रहेगी। कुछ एक जो हमारे जो ये फिलोसोफर्स या एजुकेशनिस्ट हैं, इनका क्या रहता है नैरो सेंस में, एजुकेशन में बी टेकन टू मीन एनी कॉन्शियसली डायरेक्टेड एफर्ट टू डेवलप एंड कल्टिवेट आवर पावर्स। तो कोई भी चीज, मतलब स्कूल में क्या होता है, स्कूल में एक कॉन्शियस डिसीजन ही तो होता है ना, कॉन्शियसली आपको डेवलप करने की कोशिश की जा रही होती है, आपको कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही होती है। सो वो नैरो सेंस रहेगी। जब आप अनकॉन्शियसली भी सीखने लग जाते हैं, वो ब्रॉडर सेंस में, वाइडर सेंस में आ जाएगा एजुकेशन का। Okay, education is the process in which and by which knowledge, character and behavior जो है किसी भी यंग माइंड का शेप किया जा रहा है, मोल्ड किया जा रहा है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नैरो सेंस में जो चीजें आप कॉन्शियसली कर रहे हैं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, उसके मानसिक विकास के लिए और उसको और जो है बेहतर बनाने के लिए, उसको शेप करने के लिए, उसकी नॉलेज, उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर शेप करने के लिए। सो ये नैरो सेंस में रहेगा जो कि सिर्फ स्कूल इंस्ट्रक्शंस तक लिमिटेड है।
जैसे ही हम इन स्कूल इंस्ट्रक्शन से निकल के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे, जहां पे सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं है एजुकेशन, ब्रॉडर सेंस में जब बात आएगी तो सारे के सारे वो सारे एक्सपीरियंसेस जो आपने जन्म से लेके मृत्यु तक आपने चीजें देखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं, वो सारी की सारी एजुकेशन है। ठीक है, तो लाइफ भी तो एक तरीके से सिखाती है ना चीजें, सो वो भी एजुकेशन है जो इनफॉर्मली आप सीख रहे होते हैं। एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो उस दौरान जो भी चीजें आप सीख रहे हैं वो किस में आ जाएगा, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में आ जाएगा। ओके, एनी पर्सन हु गिव्स द चाइल्ड अ न्यू एक्सपीरियंस, वो एक टीचर है। मान लो आपके फ्रेंड है, पीयर ग्रुप है, उसको कहीं से कुछ चीज सीखने को मिली और उसने आपको बता दी, तो आपके लिए तो वो पीयर ग्रुप वाला जो इंसान था वही टीचर हो गया ना। तो जो भी आपको कोई नई चीज सिखा रहा है जिससे आप कुछ सीख पा रहे हैं, चाहे वो जगह है, चाहे टीचर है या कोई और आपका फ्रेंड है, तो वो सारे के सारा ही पार्ट एजुकेशन में इंक्लूडेड माना जाएगा। ओके, जैसे इन द वाइडर सेंस इट इज द प्रोसेस दैट गोज ऑन थ्रू आउट लाइफ, तो पूरी लाइफ के दौरान जो चीजें चल रही होती है वो वाइडर सेंस है इसका। ओके, हर एक एक्सपीरियंस की बात हो रही है यहाँ। गांधी ने भी क्या बोला, बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट द बेस्ट ऑफ चाइल्ड एंड मैन। तो जो भी बच्चे के अंदर या मैन के अंदर उसकी बॉडी, माइंड, सोल, उसका बेस्ट निकालना। तो अपने पोटेंशियल के हिसाब से जब बच्चा अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहा हो, वो सारी चीजें एजुकेशन मान रही है। ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए एजुकेशन का मतलब। So education in its widest sense includes all the influences which act upon an individual during his passage from cradle to grave। बात घूम फिर के वही है कि झूले से लेके कब्र तक जो जो चीजें आपने चीजें सीखी हैं, किसी चीज ने आपको इन्फ्लुएंस किया है, वो सारी की सारी चीजों को हम एजुकेशन में मानेंगे, इंक्लूडेड मानेंगे। ओके, सो ये नैरो एंड ब्रॉड सेंस हो गई एजुकेशन की। एक एनालिटिकल मीनिंग भी होता है एजुकेशन का, जिसमें हम थोड़ा सा एनालिसिस वाला पार्ट पढ़ते हैं कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ स्कूल्स तक लिमिटेड नहीं है। बच्चे की इनेट पावर जो है उसको हम क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बेटर तरीके से डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो उसके अंदर होती हैं चीजें हम उन्हीं को डेवलप करना चाह रहे हैं। एजुकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है, स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि स्टैटिक प्रोसेस मतलब फिक्स्ड है कोई चीजें। एजुकेशन में तो कुछ भी फिक्स नहीं है ना, सिचुएशन चेंज हो गई, टाइम चेंज हो गया, एक्सपीरियंस चेंज हो गया, यानी कि हमारी एजुकेशन भी चेंज हो गई। सो एजुकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है। एजुकेशन बाइपोलर प्रोसेस है, ये एडम्स ने बोला अपनी बुक इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थियरी। सो ये बुक का नाम याद रखिएगा, एडम्स ने लिखी है और उसी में इन्होंने एजुकेशन को बाइपोलर प्रोसेस बोला, जिसमें बाइपोलर मतलब दो पोल की बात की इन्होंने। एक टीचर रहेगा पोल और दूसरा पोल रहेगा प्यूपिल। टीचर सिखाएगा, बच्चा सीखेगा। बट एडम्स की तरह ही, मतलब जैसे एडम्स ने बाइपोलर बोला, ऐसे ही जॉन ड्यूई ने ट्राइपोलर प्रोसेस बोला। तो ये दोनों चीजें आप फैक्चुअल है, याद रखेंगे। ट्राइपोलर प्रोसेस बोला मतलब बेसिकली ऊपर वाले में सिर्फ साइकोलॉजिकल व्यू की बात हुई थी कि इन्होंने इंफॉर्मेशन दी और इन्होंने ग्रैब कर ली। अब एडम, ये जो हमारे जॉन ड्यूई हैं, इन्होंने साइकोलॉजिकल के साथ साथ सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट के ऊपर भी फोकस किया। और जब ये तीन पोल बोल रहे हैं ट्राइपोलर, तो तीन पोल में एक टीचर आ गया, एक चाइल्ड आ गया और एक सोसाइटी आ गया। तो ये जो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है ना, सोसाइटी वाला जो एस्पेक्ट है, ये भी इन्होंने एजुकेशन में इंक्लूड किया। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो अब रिलेशनशिप में एजुकेशन भी डिपेंडेंट है फिलॉसफी पे और फिलॉसफी भी डिपेंडेंट है एजुकेशन पे। सो आपको याद रखना है कि ये इंटरडिपेंडेंस जो है वो रिलेशन है, इंटरडिपेंडेंट वाला रिलेशन है इन पे, कि ये दोनों ही एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। ओके, सो पहले हम पढ़ते हैं एजुकेशन कैसे डिपेंडेंट है फिलॉसफी पे। ओके, फिलॉसफी जो है वो डिटरमाइन कर रही है रियल डेस्टिनेशन, कि एजुकेशन में आगे करना क्या है। सो एजुकेशन हमने बोला ना डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक है मतलब चेंज होती रहेंगी चीजें, और जब कोई चीज कॉन्टिन्यूटी में कभी ना कभी चेंज हो रही है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉपर गाइडेंस और सुपरविजन उसको चाहिए। और जब प्रॉपर गाइडेंस एंड सुपरविजन चाहिए, जिसके बिना हम गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, तो ये जो प्रॉपर गाइडेंस और सुपरविजन है गोल को अचीव करने के लिए, ये एजुकेशन को कौन देता है, ये फिलॉसफी देती है। फिलॉसफी जो है वो लाइफ के गोल को डिटरमाइन करेगी और सुटेबल और इफेक्टिव गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगी एजुकेशन के लिए, ताकि वो गोल को हम अचीव कर सकें।
ठीक है। सो बिना फिलोसोफर की हेल्प के एजुकेशन जो है वो एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट और अचीवमेंट नहीं बन पाएगा, सक्सेसफुल प्रोसेस। ठीक है, तो वो बनना जरूरी है। स्पेंसर ने भी यही बात बोली थी कि ट्रू एजुकेशन इज प्रैक्टिकेबल ओनली बाय अ ट्रू फिलोसफी। अगर फिलोसफी ट्रू है, अच्छी है, तभी एजुकेशन भी बेटर हो सकती है। यानी कि एजुकेशन जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे? फिलोसफी पे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, फिलोसफी जो है वो डिटरमाइन करती है एजुकेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स, यानी एजुकेशन डिपेंडेंट हो गई फिलोसफी पे। बहुत सारे स्कॉलर्स का ये भी मानना था कि फिलोसफी जो है वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइटम्स के बारे में, कॉन्सेप्शन के बारे में बात करती है, जबकि एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकल और कॉन्क्रीट थिंग्स के बारे में बात करती है। कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट तो पता ही आप लोगों को। सो फिलोसफी में ये बोल रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं और एजुकेशन में कॉन्क्रीट चीजें हैं, इसलिए दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन ये जो धारणा है ये बिल्कुल गलत है। दोनों फिलोसफी और एजुकेशन जो है वो इंटीमेटली और इंटीग्रली कनेक्टेड हैं, इसीलिए हम इंटरडिपेंडेंट इनको बोल रहे हैं। अगर हम इनको सेपरेट करेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, हम इनको सेपरेट कर ही नहीं सकते हैं। ओके, ये एक दूसरे के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इट इज द फिलोसफी वी मस्ट नो कि जो इन्फ्लुएंस करेगी एजुकेशन को, फिलोसफी हमेशा एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करेगी। और यही बात रोस ने भी बोली। इन्होंने बोला कि फिलोसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द साइड्स ऑफ सेम कॉइन, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमने बोला ट्रू फिलोसफी होगी तभी ट्रू एजुकेशन हो सकती है, सो वो वही है कि अगर एप्लीकेशन पार्ट की बात करें तो फिलोसफी जो है वो थियोरेटिकल पार्ट हो जाएगा और उसको पूरा करने के लिए एजुकेशन जो है वो एप्लीकेशन वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू जो है हो जाएंगे और ये इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है। तीसरी बात जो प्रूव कर रही है कि एजुकेशन डिपेंडेंट है फिलोसफी पे, आप देखेंगे बहुत सारे ग्रेट फिलोसोफर्स जो हैं वो बहुत अच्छे ग्रेट एजुकेशनिस्ट बन के निकले हैं और ये चीजें हिस्ट्री में हमें पता है। जैसे प्लेटो हो गया, सोक्रेटिस हो गया, लोक हो गया, ये कम्युनिस्ट हो गया, देन फ्रोबेल, रूसे, ड्यूई, गांधी, टैगोर, अरबिंदो, ये जो भी सारे लोग हमने पढ़े हैं ये बहुत बढ़िया फिलोसोफर्स थे एक टाइम पे और इन्होंने एजुकेशन के बारे में बात की, तो ये ग्रेट एजुकेशनिस्ट भी हो गए। आप अगले टॉपिक्स में देखेंगे भी कि हम पढ़ेंगे कि अरबिंदो घोष या टैगोर या गांधी, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एजुकेशन की तरफ। ठीक है, तो वो फिलोसफी और एजुकेशन की कनेक्शन को ही तो दिखा रहे हैं। तो जितने भी बढ़िया फिलोसोफर्स रहे हैं वो बढ़िया, मतलब जो ग्रेट एजुकेशनिस्ट हैं वो ही बढ़िया फिलोसोफर्स रहे हैं। ठीक है, तो जो इनका फिलोसफिकल ट्रीटीज हैं हैव बीन इंपॉर्टेंट गाइड। ऑब्वियसली जो उनकी फिलोसफी है बहुत अच्छी गाइड रही है ताकि हम एजुकेशन में बेटर तरीके से प्लानिंग कर पाएं और उन चीजों को आगे बढ़ा पाएं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट, फिलोसफी कैसे डिपेंडेंट है एजुकेशन के ऊपर। अभी तक तो हमने देखा कि एजुकेशन कैसे डिपेंडेंट है, अब हम देख रहे हैं कि फिलोसफी को क्यों जरूरत है एजुकेशन की। हमने अभी बोला ना कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो एजुकेशन डायनेमिक साइड है फिलोसफी का। मतलब कोई भी काम अगर टास्क आप कर रहे हैं तो उसमें एक तो थॉट होगा यानी प्लानिंग होगी और एक उसको एग्जीक्यूट करेंगे आप, एप्लीकेशन पार्ट होगा, प्रैक्टिकल पार्ट होगा। तो एप्लीकेशन पार्ट जो है वो एजुकेशन है और फिलोसफी जो है वो थॉट है। यानी कि अगर हमारा एजुकेशन नहीं होगा तो फिलोसफी का एक ही पॉइंट रह जाएगा ना, आगे हम प्रूव तो चीजों को कर ही नहीं पाएंगे। सो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है फिलोसफी के लिए, यानी फिलोसफी भी डिपेंडेंट है एजुकेशन के ऊपर। और ये बस यही वाली चीज याद रखिएगा कि अगर फिलोसफी थॉट और प्लानिंग की बात कर रही है तो एजुकेशन उसको इंप्लीमेंट करने की बात कर रही है। ओके, सो एजुकेशन, एडम्स ने भी ये बात बोली थी कि एजुकेशन जो है वो डायनेमिक साइड है फिलोसफी की। ओके, सो एजुकेशन एक तरीके से एक रास्ता हो गया, एक मीन्स हो गया उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो गोल्स हमने फिलोसफी में सोचे थे, फिलोसफी में डिटरमाइन किए थे। ठीक है, सो एजुकेशन में सारी की सारी चीजें क्या रहेंगी, एप्लीकेशन पार्ट रहेगा और उसी की वजह से हम चीजों को अचीव कर पाएंगे जो हमने किस में सोची है, फिलोसफी में सोची है। ठीक है, सो इससे ये हमें समझ आ गया कि क्या रिलेशनशिप है इनका ओवरऑल। हमने पहले एजुकेशन के बारे में पढ़ा, फिलोसफी के बारे में पढ़ा, फिर उन दोनों का रिलेशनशिप पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि कैसे एजुकेशन डिपेंडेंट है फिलोसफी पे और कैसे फिलोसफी डिपेंडेंट है। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और इनका इंटरडिपेंडेंस वाला रिलेशनशिप है। ओके जी, सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।